हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप लोगों का। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है, निम्न घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाएं एवं दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट, तराइन का युद्ध। दूसरा, राजधानी स्थानांतरण। तीसरा, तैमूर का आक्रमण। और चौथा, कुतुब मीनार का निर्माण। से डेट वाइज देखें, पहला कौन सा हुआ है, फिर उसके बाद कौन सा आया है, साधारण पर से देखिए। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी। पहले तराइन का युद्ध 1191। प्रथम तराइन का युद्ध होगा ये, प्रथम तराइन का युद्ध। राजधानी परिवर्तन, ये राजधानी परिवर्तन एमबीटी की है, महमूद बिन तुगलक की। और ये राजधानी परिवर्तन 1327 ईस्वी की है। तैमूर का आक्रमण, तैमूर लंग 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है, ये 1100 कुछ की घटना है, सबसे पहले यही घटित हुई है। तो आंसर एक के बाद आंसर 3, एक, देन आंसर 4 कुतुब मीनार का निर्माण, देन राजधानी परिवर्तन और लास्ट में तैमूर का आक्रमण। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। आंसर बी है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम नहीं होगा, मुसलमान औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे। ए, औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर लगाने के कारण। बी, औरंगजेब का सात्विक जीवन। सी, संगीत को दरबार में स्थान देना। डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है कि मुस्लिम जो लोग हैं, मुसलमान जो लोग हैं, औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे। आंसर बी के कारण, औरंगजेब का सात्विक जीवन। औरंगजेब बहुत ही सात्विक जीवन व्यतीत करते थे, जिस कारण उन्हें जिंदा पीर कहते थे। सादा जीवन एकदम उनका था, शान शौकत का जीवन वो पसंद नहीं करते थे, जिस कारण उन्हें जिंदा पीर के नाम से पुकारा जाता था। औरंगजेब ने एक बार कहा भी है, वो बहुत ही हार्ड वर्कर्स इंसान थे और ऐसा माना जाता था कि वो लगातार कार्यशील रहते थे। इस संदर्भ में उन्होंने अपने बेटे को कहा भी था कि किसी भी इंसान को एकदम बैठा हुआ नहीं रहना चाहिए, अन्यथा यदि पड़ा हुआ कोई भी चीज़ रहती है, कोई भी वस्तु होती है तो ख़राब हो जाती है। जैसे पानी यदि वो भी चल नहीं रहा है तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते, तो वो इनको सात्विकता और इनकी जीवन पद्धति को दर्शाता है। नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से किसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? भारतीय उद्योग आयोग की अलग से रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? ए, महात्मा गांधी। बी, मदन मोहन मालवीय। सी, आशुतोष मुखर्जी होगा ये, आशुतोष मुखर्जी। और डी, अली इमाम। अली इमाम। तो इसका सही आंसर है मदन मोहन मालवीय। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम लाडली बेगम है,
यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ए वेमफील्ड फुलर का, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड मेयो का। तो निम्नलिखित में से ये कथन आपको बताना है कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें है, जिसमें मुस्लिम लाडली बेगम है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो इसका सही आंसर है वेमफील्ड वुलर। ये बंगाल के संदर्भ में है, बंगाल के संदर्भ में ये कहा गया था। ये पूरा तब बंगाल आता था, इतना हिस्सा इसमें, ये पूरा का पूरा बंगाल आता था, बांग्लादेश भी इसमें सम्मिलित था। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, बंगाल का विभाजन। और ये बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन। इसी टाइम के समय की ये घटना है। वेमफील्ड फुलर जो बंगाल में एक गवर्नर थे, उन्होंने इस संदर्भ में कहा था, क्योंकि अब बंगाल का यदि हम इलाका देखें तो ये जो पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, इधर जो वेस्ट की तरफ बंगाल है, यहाँ पर हिंदू बहुमत में थे, बहुसंख्यक थे यहाँ पर हिंदू। और जबकि पूर्व जिसमें बांग्लादेश का हिस्सा पड़ता था, यहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक थे, मुस्लिम बहुसंख्यक थे। और इसी आधार पर ये बंगाल का विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। हालांकि इसका आधार प्रशासनिक बताया गया था कि बहुत बड़ा क्षेत्र एक साथ रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्रशासनिक आधार पर इसका विभाजन किया जाए। वास्तविक मंशा हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की थी। तो इसी के संदर्भ में वेमफील्ड फुलर जो गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दो मेरी बेगम है, लेकिन ज़्यादा लाडली बेगम मुस्लिम है, ये कहा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। ए ऑपरेशन थंडरबोल्ट, बी ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट, सी ऑपरेशन जीरो आर, डी ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए जो ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, उसका नाम था ऑपरेशन जीरो आर्स। भारत छोड़ो आंदोलन, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त क्रांति भी कहते हैं। 8 अगस्त 1942 को यह स्टार्ट हुआ था। यदि देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में से कहते हैं कि यह आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन था, नेतृत्व विहीन आंदोलन था, यानी कि इसका कोई नेता नहीं था, सभी नेता थे, इसलिए इसे नेतृत्व विहीन आंदोलन की संज्ञा दी गई थी भारत छोड़ो आंदोलन को। ग्वालियर टैंक मैदान ये मुंबई से स्टार्ट हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान से, टैंक मैदान मुंबई से, मुंबई, ठीक। और इसी आंदोलन को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर्स का सहारा लिया था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, ठीक है। ब्लू स्टार आंदोलन आपको पता है, अमृतसर स्वर्ण मंदिर से संबंधित है, यहाँ जो कार्रवाई की गई थी उनके खिलाफ ये ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न पढ़े। सवाना जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला देखिए, सवाना जलवायु में शुष्क गर्मी का लंबा मौसम होता है। दूसरा, सवाना घास के मैदान उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर जाते हुए ये स्टेपी होगा,
स्टेपी घास का रूप ले लेते हैं, स्टेपी घास का रूप ले लेते हैं। तीसरा है इस जलवायु में वर्ष भर अधिक वर्षा होती है। ए केवल 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर ए 1 और 3। सवाना जलवायु के संबंध में यदि सही कथन की बात करें तो पहला जो स्टेटमेंट है, पहला जो बताया गया वो है कि सवाना जलवायु में शुष्क गर्मी का लंबा मौसम होता है। बिल्कुल सही, गर्मी का शुष्क और लंबा मौसम होता है। सवाना घास के मैदान उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर जाते हुए स्टेपिस घास का रूप लेते हैं। बिल्कुल, सवाना घास के मैदान यदि उत्तरी गोलार्ध की तरफ हम देखें तो मध्य एशिया में आप आ जाइए। मध्य एशिया में जैसे ये उत्तरी गोलार्ध की ओर जाता है सवाना, मध्य एशिया में स्टेपी कहलाते हैं। और ऊपर यार यूरोप में चले जाइए, यूरोप में चले जाइए तो यूरोप में हंगरी में चले जाइए, हंगरी में इन्हें पुश्तास कहते हैं, पुश्तास कहते हैं। यूक्रेन वाले बेल्ट में चले जाइए, यूक्रेन वाले बेल्ट में चले जाइए, चैनोजम भूमि में स्टेपीज घास के मैदान आपको मिलेंगे। और इसी तरह यदि दक्षिणी गोलार्ध की ओर आप जाएंगे तो वहाँ वेल्ड मिलेगा, वेल्ड मिलेगा वहाँ आपको साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में इन्हें वेल्ड कहेंगे। यहीं आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए तो ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स कहते हैं। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट ही सही होते हैं। इस जलवायु में वर्ष भर वर्षा होती रहती है, बिल्कुल भी नहीं। वर्ष भर वर्षा हमेशा इक्वेटोरियल रेनफॉल में होती है। ये भूमध्य रेखा है या इसे आप विषुवतीय रेखा कह लीजिए। विषुवतीय रेखा के आसपास जो बारिश होती है वो वर्ष भर होती रहती है। यहाँ बारिश वर्ष भर होती रहती है, वर्ष भर होती रहती है यहाँ पर बारिश। तो ये ये विषुवतीय रेखीय जलवायु की विशेषता है, ना कि सवाना की। तो आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कृषि को धारणीय बनाना, दूसरा मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना, तीसरा जैविक खाद का प्रयोग करना। ए केवल 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो देखिए भाई, द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्यों के संदर्भ में यदि हम विचार करें तो कृषि को धारणीय बनाना, बिल्कुल सस्टेनेबल बनाना, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना, बिल्कुल सही, धारणीय बनाना अर्थात इस प्रकार से कृषि का प्रयोग करना कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उनके लिए भी हम उसको कुछ बचाए रख सके, उसकी उर्वरता क्षमता को बचाए रखा जा सके, उसकी उर्वरा क्षमता का पूरी तरह ह्रास ना किया जा सके। तो इसको धारणीय बनाना बिल्कुल सही बात है। दूसरा मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बनाए रखना, बिल्कुल यदि हम अत्यधिक केमिकल का प्रयोग करेंगे, जैसे फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हुआ, तो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भारत में अनाज का तो अत्यधिक उत्पादन हो गया, लेकिन उसके बाद यहाँ की मिट्टी में बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे लवणीयता की समस्या, क्षारीयता की समस्या। आप पंजाब, हरियाणा का कुछ इलाका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में चले जाइए जहाँ प्रथम हरित क्रांति हुई थी और बड़ी सक्सेसफुल हुई थी। भारत जहाँ खाद्यान्नों का आयात करता था वो निर्यात करता बन गया, बट उसके बाद जो इसके रेपरकशन हुए, जो इसके परिणाम हुए, उसमें लवणीयता और क्षारीयता एक प्रमुख समस्या हो गई थी, तो जिससे मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है वो खत्म हो गई। कारण ये था कि हमने प्रथम हरित क्रांति में हाई इल्ड वेराइटीज़, अति उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया और उसके साथ साथ ये जो केमिकल है उसका बहुत ज़्यादा इसमें प्रयोग किया गया था, तो जिससे उर्वरता शक्ति खत्म हो गई थी। तो द्वितीय हरित क्रांति में उर्वरता शक्ति को बनाए रखना था। जैविक खाद,
बिल्कुल, हमें जैविक खाद का प्रयोग करना था, क्योंकि प्रथम हरित क्रांति में हमने केमिकल का अत्यधिक इसमें प्रयोग किया था। आप पढ़ते भी हो एन रेशो पी रेशो के, तो उसमें अब अत्यधिक मात्रा में केमिकल का प्रयोग किया गया था, जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति खत्म हो गई। हाल में आप देखेंगे कि 2015 में हमने सूरतगढ़ राजस्थान से एक इसके लिए कार्यक्रम भी लॉन्च किया था, स्पेशली मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ताकि इसकी उर्वरता क्षमता वगैरह को बनाए रखा जा सके। तो इसमें आंसर डी होगा। द्वितीय हरित क्रांति 1990 से स्टार्ट होनी थी। ये स्वामीनाथन, जिन्हें फर्स्ट हरित क्रांति के भारत में जनक माने जाते हैं, उन्हीं के निर्देशन में स्टार्ट होना था द्वितीय हरित क्रांति। और खासकर यदि द्वितीय हरित क्रांति की हम बात करें, यदि हम द्वितीय हरित क्रांति की बात करें, तो प्रथम हरित क्रांति का क्षेत्र तो ये रहा है आपका। इसमें कुछ राजस्थान का हिस्सा आ जाता है, जैसे गंगानगर वाला जिला, कुछ पंजाब का हिस्सा आ जाता है, कुछ हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान। तो ये पूरा का पूरा प्रथम हरित क्रांति। द्वितीय हरित क्रांति में पूर्वोत्तर भारत, ये इधर वाला जो क्षेत्र है पूरा, उसके लिए द्वितीय हरित क्रांति लानी थी। इसमें यूपी का भी कुछ क्षेत्र था, बिहार का भी कुछ क्षेत्र था। तो इसके संदर्भ में द्वितीय हरित क्रांति लाने की बात की गई थी। हालांकि वो नहीं हो पाया, आज तक वो प्रोजेक्ट अटका पड़ा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, लौह अयस्क, कोयला और कपास भार ह्रास कच्चे माल है। दूसरा, फूड लूज उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें संसाधन, सेवाओं अथवा परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। तो इसमें देखिए, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो सही है। तो देखिए इसका आंसर, तो इसका आंसर है होगा केवल दो सही है। लौह अयस्क आयरन और, कोयला कोल और कपास कॉटन भार ह्रास वाले कच्चे माल है। पहले आपको भार ह्रास समझना होगा। भार ह्रास, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेट लूज। वेट लूज का मतलब हुआ कि यदि हम लौह अयस्क ले रहे हैं, लौह अयस्क जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आयरन और को यदि हम ले रहे हैं, आयरन और को हम ले रहे हैं, तो जब ये खानों से निकलेगा आयरन और प्रोसेसिंग के लिए ये किसी भी इंडस्ट्री में जाएगा, कारखाने में जाएगा, तो जितने मात्रा में हमने यहाँ से निकाला था और जब इसको हम प्रोसेस करेंगे, इससे कोई भी चीज़ बनाएंगे, तो इसका वेट कम हो जाएगा, तो वो भार ह्रास हो जाएगा। बिल्कुल सही। दूसरा हम लेते हैं कोयला। जब भी कभी आपको प्रश्न को सॉल्व करना है तो उसको एक एक चीज़ों में तोड़े। कोयला यानी कि कोल का भी सेम है। जब आप इसे किसी कारखाना से निकालेंगे तो इसमें अशुद्धि होगी, इम्प्योरिटी होगी। उस इम्प्योरिटी को खत्म करने के लिए, उससे अशुद्धियों को अलग करने के लिए इसे कारखाना में भेजा जाएगा। तो वहाँ से भी क्या होगा, जब बनकर आएगा कोई भी चीज़ कोयला से अशुद्ध होकर आएगा, तो इसका भार क्या हो जाएगा, वेट लूज हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो दोनों सही है। बट कपास यानी कि कॉटन भार ह्रास वाले इसमें नहीं आता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भार ह्रास नहीं होता है। आप कोई भी चीज़ इससे बनाते तो इसके भार में कोई ह्रास नहीं होता है। इसलिए प्रश्न एक इस कपास की वजह से गलत हो गया। फूडलोज उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें संसाधन, सेवाओं अथवा परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल, कहीं भी आप यदि इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है परिवहन के संसाधनों का विकास होना, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यदि अवेलेबल नहीं है तो आप बहुत भारी भारी उद्योग नहीं लगा सकते। लेकिन फूडलोज ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें आप कहीं भी लगा सकते हैं। इसके लिए परिवहन जैसे कार्गो का होना आवश्यक नहीं है। जैसे आपने कंप्यूटर कोई भी खोल लिया, किसी चीज़ से संबंधित हार्डवेयर के कोई दुकान खोल लिए, इस प्रकार के कोई भी छोटी चीज़ें आपने खोल लिए, तो उसे हम फूडलोज उद्योग में कहते हैं। और इसमें अत्यधिक ज़रूरत नहीं पड़ती है परिवहन और सेवाओं की, इसलिए ये सही हो जाता है आंसर। नेक्स्ट प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सागर नित्तल प्रसरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक विवर्तनिक गतिविधि है जो मैग्मा के संवहनीय प्रवाह के परिणाम स्वरूप घटित होती है। दूसरा, यह केवल अभिसारी प्लेट सीमा पर ही घटित होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसको हम देखें। तो देखिए, सागर नित्तल प्रसरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक विवर्तनिक गतिविधि है जो मैग्मा के संवहनीय प्रवाह के परिणाम स्वरूप घटित होती है, बिल्कुल सही। यह केवल अभिसारी प्लेट सीमा पर घटित होती है, ये गलत है। इसमें से केवल एक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो होता है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से इस थियोरी को भी सॉल्व करा गया है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग सॉल्व को। और ये एक टेक्टोनिक गतिविधि है जिसमें संवहनीय प्रवाह होता है। संवहनीय प्रवाह होता है यानी कि धरातल का अंदर जो मैग्मा है वो धरातल पर आ जाता है, धरातल पर उस मैग्मा को इकट्ठा हो जाता है। वो संवहनीय प्रवाह के कारण संवहनीय प्रवाह ऐसे आता हुआ है एकदम सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। यह केवल अभी सारी प्लेट्स होती, ये गलत है। ये जो धरातल का मैग्मा, ये जो अंदर पृथ्वी के अंदर से मैग्मा धरातल पर आता है, अभी सारी प्लेट के कारण नहीं आता। अभी सारी प्लेटें तो दोनों एक दूसरे के ऐसे एक दूसरे की दिशा में आएगी और दोनों एक दूसरे से टकराएगी। तो इसमें जो भारी प्लेट होगी, लेट अस सपोज ये भारी प्लेट है, ये भारी प्लेट है और ये हल्की प्लेट है, हल्की प्लेट है। तो ये जो भारी प्लेट है, दूसरा आप इस पे देखिए, चित्र पे देखिए, ये जो भारी प्लेट थी ये ऐसे सबडक्ट होगी, धस गई, हल्की प्लेट के नीचे धस जाती है, ये ऐसे। तो यहाँ से तो संभव नहीं है कि पृथ्वी के धरातल से कोई मैग्मा संवहनीय रूप से धरती के ऊपर आ जाए, पॉसिबल नहीं है। ये जो है ये अपसारी प्लेट में होता है। अपसारी प्लेट ऐसे, ये कन्वर्जन है, ये डाइवर्जन में होता है। इसे कन्वर्जन प्लेट कहते हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर आती, लेकिन ये कन्वर्जन प्लेट में नहीं होता, अभिसारी में नहीं होता, अपसारी में होता है। जब दो प्लेटें ऐसे विपरीत दिशा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हो तो धरातल का जो मैग्मा है, पृथ्वी का जो मैग्मा है वो धरातल पर ऐसे ऊपर आ जाता है, संवहनीय रूप में जो ऊपर आ जाता है। इसलिए ये आंसर इसका बी गलत हो जाएगा, केवल ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ठंडी जलधाराएं कौन सी है? ए कैनारी धारा, बी बेंगुएला धारा, सी दक्षिणी अटलांटिक धारा, चौथा फ्लोरिडा, पांचवा फॉकलैंड धारा। फ्लोरिडा ये धारा होगी और फॉकलैंड धारा। केवल 1, 2, 3 और 4, बी 1, 2, 4 और 5, सी 1, 2, 3 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। तो देखिए, ठंडी कोल्ड करंट के बारे में ये बता रहा है कि कौन कौन सी कोल्ड करंट है। कैनारी धारा बिल्कुल कोल्ड करंट है। आप यहाँ पे आ जाइए, अफ्रीका के पास यदि आप आते हैं, अफ्रीका का मैप यदि हम लेते हैं, यहाँ पर अफ्रीका का मैप यदि हम ऐसे लेंगे, ये अफ्रीका है, अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में ये आप देखेंगे, यहाँ पर ऐसे में जो करंट आ रही है, ये जो करंट आ रही है से हम बोलते हैं कैनारी धारा। और ये कैनारी धारा ठंडी जलधारा है। आगे के लिए ध्यान रखना है, कैनारी जलधारा ठंडी जलधारा है। इसी के कारण यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हुआ है, जिसे आप सहारा मरुस्थल कहते हो। सहारा मरुस्थल जनरली विश्व में पश्चिम की तरफ ही ज़्यादातर मरुस्थल आपको देखेंगे। ऐसा भी नहीं है कि 100% है, लेकिन जनरली आप वेस्टर्न साइड पर डेजर्ट को देखते हो। और डेजर्ट फॉर्मेशन वेस्टर्न साइड पर इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ठंडी जलधारा होती है। और ठंडी जो जलधारा है उसका करेक्टरिस्टिक्स ये है
कि वो ठंडी जलधारा भारी होती है तो वो ऊपर नहीं उठ पाती है, ऊपर नहीं उठ पाती है तो बादलों का निर्माण नहीं कर पाते, जिसके कारण फिर ना में ड्रॉप नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। तो कैनारी एक ठंडी जलधारा है जो आर्कटिक से आती है, यहाँ आती है तो यहाँ पर वो इसका ये वो संघनन नहीं हो पाता है, बादल नहीं हो पाता है, बारिश नहीं कर पाता, जिससे पूरा ये सहारा मरुस्थल का निर्माण होता है। वेंगुएला धारा, यहीं पर आप आ जाइए, वेंगुएला की धारा। यहाँ पर एक डेजर्ट आपको मिलेगा जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल आप यहाँ पर देखेंगे, कालाहारी मरुस्थल। ये नामीबिया दक्षिण अफ्रीका वाले इलाके में आप कालाहारी मरुस्थल देखेंगे। तो कालाहारी मरुस्थल के पास ये जो दक्षिण की साइड से जलधारा आ रही है, ये वेंगुएला की धारा है, और चूंकि वो अंटार्कटिका से आ रही है तो ये ठंडी जलधारा है, परिणाम स्वरूप यहाँ कालाहारी मरुस्थल का निर्माण हुआ। और इसी कालाहारी मरुस्थल में एक ट्राइब्स रहती है जिसे आप कहते हैं बुशमैन, बुशमैन, ठीक है। बोत्सवाना और नामीबिया में कालाहारी डेजर्ट। नेक्स्ट, दक्षिण अटलांटिक धारा। ये दक्षिण अटलांटिक धारा यदि हम देखें, ये एस आकार का जो महासागर है, एस आकार का, उसे आप अटलांटिक महासागर कहते हैं। और इसमें दक्षिण की तरफ चलने वाली जो अटलांटिक की धारा है वो एक ठंडी जलधारा है, तो इसलिए ये भी सही हो जाता है। फ्लोरिडा धारा, ये गलत हो जाता है। फ्लोरिडा धारा एक ठंडी जलधारा नहीं है, ये गर्म जलधारा है। फाकलैंड की धारा, फाकलैंड की धारा एक ठंडी जलधारा है। आप यदि यहाँ से ऐसे देखेंगे, ये साउथ अमेरिका यदि आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका में आपको यहाँ पर एक आइलैंड मिलेगा, यहाँ पर, इसे हम फाकलैंड आइलैंड कहते हैं, फाकलैंड द्वीप। इसी फाकलैंड द्वीप के पास ये फाकलैंड जलधारा अंटार्कटिका से चलती है अर्जेंटीना की तरफ। तो फाकलैंड और अर्जेंटीना के बीच ये ठंडी जलधारा है ये पूरा का पूरा, जिसके कारण यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल फॉर्म होता है, अटाकामा मरुस्थल, ठीक। ये है आपकी फाकलैंड की धारा। अब बचती है फ्लोरिडा की धारा। तो यदि हम फ्लोरिडा की धारा देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इस तरफ को आना पड़ेगा, अमेरिका में आना पड़ेगा आपको। अमेरिका में यदि हम देखें, ये साउथ अमेरिका से ही वापस मिल जाएगा यहाँ पर, ये तो ये यहाँ पर है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा। और यहाँ इस वाले क्षेत्र में पड़ती है मैक्सिको की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी से इधर से चलने वाली जो जलधारा, जिसे आप गल्फ स्ट्रीम भी कहते हैं, या फ्लोरिडा के पास पहुँचते हुए फ्लोरिडा जलधारा कहलाती है, तो वो गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन से आप इसको हटा देंगे तो 1, 2, 3 और 5 इसके ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? ए, अनुच्छेद 257, बी अनुच्छेद 258, सी 355, डी 356। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुच्छेद 257 का। इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति में कोई अड़चन पैदा ना हो। 258 भी टैक्सेस एक्सेट्रा से संबंधित है, राज्यों के लिए निर्देश है। 355 इसमें बताया गया है कि राज्य में यदि किसी प्रकार के कोई आंतरिक अशांति या इस प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपातकाल के प्रोविजन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 356 आपातकाल का वर्णन करता है। ये दोनों ही अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है, आपातकाल से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की बात कर रहा है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। दूसरा, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार
राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका देखते हैं हम। तो कौन सा सही है? पहला फिर से पढ़ते हैं। भारत में राज्य के महाधिवक्ता, ऐसे देखिए आप, राज्य का महाधिवक्ता बोल रहा है, राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात ये कर रहा है, यानी कि आर्टिकल 165 की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य की अनुशंसा पर की जाती है। गलत, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार, अब ये किसकी बात कर रहा है? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, आर्टिकल 214 की बात कर रहा है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उल्लंघन अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय के मूल तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। ये बात कर रहा है मूल अधिकारिता की, मूल अधिकारिता की, और दूसरी बात कर रहा है सलाहकारी अधिकारिता की। ये तो ठीक है, उच्च न्यायालय को मूल अधिकारिता होती है, बिल्कुल सही बात है। बट उच्च न्यायालयों की हाई कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता नहीं होती है। सलाहकारी अधिकारिता आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वो इसका प्रयोग करेगा? ये निर्णायक लिखा हुआ है, निर्णायक होगा और वह इसका प्रयोग करेगा। ए अनुच्छेद 99, बी 103, सी अनुच्छेद 100 यानी कि 100, अनुच्छेद 102। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा संविधान का अनुच्छेद निम्न से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की स्थिति में, मत बराबर होने की स्थिति में दशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और इसका प्रयोग करेगा। आर्टिकल 100 में यह लिखा गया है कि मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो अपने मत का प्रयोग किया जाएगा उसे निर्णायक मत कहा जाता है। इसका प्रयोग इसमें बताया गया है। आर्टिकल 102, 103, अनुच्छेद 101 से 105 तक सांसदों के बारे में बताए गए, उनके क्या क्या राइट्स है, क्या विशेषाधिकार है सांसदों के, उसके बारे में इसके यहाँ पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ए अल्पावधिक, वर्षा नहीं होगी, मिसप्रिंट है ये, अल्पावधिक प्रश्न होगा ये, अल्पावधिक प्रश्न, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है, कम किया है? तो इसमें सही आंसर है स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इसे हम बोलते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये तब लाया जाता है जब संसद में कार्रवाई चल रही हो और कोई अविलंबनीय
लोक महत्व का प्रश्न निहित हो, ये होना चाहिए। कोई ऐसा प्रश्न आया जो अविलंबनीय लोक महत्व का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर तत्काल चर्चा करनी होती है, तो उसके लिए ताकि इस अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा हो जाए, तो संसद का ध्यान आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए ध्यान आकर्षण सूचना का प्रावधान किया गया और इसने स्थगन प्रस्ताव को सीमित कर दिया है। तो आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति, लोक लेखा की संसदीय समिति में के बारे में बताना है। लोक लेखा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करती है। उपयुक्त में से कौन से सही है? केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, हम इसको पीएससी बोलते हैं। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, है ना। लोक लेखा समिति के अधिकतम 25 सदस्य नहीं होते, इसमें 22 सदस्य होते हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा से लिए जाते हैं। 15 लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो पहला गलत है। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। सरकार के जितने भी विनियोग और लेखाओं से संबंधित जो भी कार्य किया जाता है वो लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की जांच करती है, कैग की जो रिपोर्ट है ये बहुत टेक्निकल रिपोर्ट होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी होती है जो साधारणतः सबको समझ नहीं आता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का जो काम है वो पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है, इसको सिंप्लीफाई करती है, इसकी जांच करती है और उसके बाद वो रिपोर्ट रखी जाती है बाद में और वो सबके समक्ष प्रस्तुत की जाती है ताकि लोगों को समझ आ सके। टेक्निकलिटी की वजह से वो जो के रिपोर्ट है उसकी जांच पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से निकाय शामिल है? भारतीय उर्वरक निगम, दूसरा भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम, भारतीय जूट निगम। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 3 और 4, डी उपयुक्त में से सभी। पब्लिक सेक्टर्स यानी कि इसमें निजी क्षेत्र की भी सहभागिता होगी और गवर्नमेंट क्षेत्र की भी सहभागिता होगी, कुछ अलग अलग रेशो होगा दोनों का। तो इसमें देखिए भारतीय उर्वरक निगम बिल्कुल सही, भारतीय खाद्य निगम भी सही है, भारतीय कपास निगम और भारतीय जूट निगम। आंसर डी होगा इसके उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्र ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों स्पॉन्सर बैंक्स में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? ए नरसिम्हन समिति, बी रिजर्व बैंक के गवर्नर सी रंगराजन ने, सी प्रोफेसर एएम खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समिति ने, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न सही से पढ़ना। स्पॉन्सर बैंक बोल रहा है, ये स्पॉन्सर बैंक में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? इसका राइट आंसर है प्रोफेसर एएम खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समिति। नरसिम्हन समिति नहीं है, ये बैंकिंग से संबंधित है। नरसिम्हन समिति, इसका संबंध बैंक से। श्री रंगराजन समिति बैंकिंग से संबंधित है। तो इसमें आपकी आंसर सी हो जाएगा, प्रोफेसर एएम खुसरो की अध्यक्षता में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यदि हम देखें 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया था और फिर इसके लिए केलकर कमेटी आती है, केलकर समिति बनती है। केलकर समिति 1987 में बनती है
और केलकर समिति ने यह कहा था कि अब अन्य जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनकी स्थापना आगे नहीं की जाएगी। और यदि भारत में देखें तो भारत में गोवा और सिक्किम को छोड़कर, गोवा व सिक्किम को छोड़कर सभी जगह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2011-12, 1994-95, 93-94, 2000-2001। तो इसका सही आंसर है 2011 और 2012। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक ऋणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राथमिक क्षेत्रक ऋणों के लिए बैंकों को नकदी आरक्षित अनुपात, नकदी आरक्षित अनुपात तथा संवैधानिक तरलता अनुपात, इसे एसएलआर कहते हैं, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मानकों को पूरा करने की बाध्यता नहीं है। दूसरा, प्राथमिक क्षेत्रक ऋण रियायती ब्याज दर पर दिए जाते हैं। ए, केवल एक सही है, बी, केवल दो सही है, सी, एक और दो दोनों सही है, डी, ना तो एक और ना ही दो सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्राथमिक क्षेत्रकों के ऋण, प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर बोलते हैं हम इसको। प्राथमिक क्षेत्र के प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर होते हैं जहां बैंक ऋण नहीं देना चाहता है, क्योंकि यहां जरूरी नहीं है कि ऋण देने से उसको प्रॉफिट ही हो। तो ऐसे क्षेत्रों में कोई भी बैंक ऋण नहीं देना चाहता, तो प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर आया। अब प्रत्येक बैंक को 49% यहां पर खर्च करना पड़ेगा प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर्स पर। तो यदि ऐसा है तो प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर में क्या क्या चीजें आती है अलग अलग? इसमें एग्रीकल्चर है, कृषि है, इस पर आपको अपना क्या क्या देना होगा, पैसा खर्च होगा ना कृषि का डेवलपमेंट के लिए। इसमें सूक्ष्म और लघु उद्योग है, लघु उद्योग है, ग्रामीण विकास से संबंधित कोई भी क्षेत्र है। तो यदि देखा जाए तो प्रायोरिटी लैंडर सेक्टर में 7 से 8 सेक्टर इसमें घोषित किया गया सरकार के द्वारा। तो इन क्षेत्रों में संवैधानिक तरलता मानकों के पूरा करने की कोई बाध्यता नहीं रखता है। इसमें जरूरी नहीं है कि बैंक अपने पास सीआरआर को मेंटेन करे, एसएलआर को मेंटेन करे, बिल्कुल भी नहीं। सीआरआर कैश रिजर्व रेशो होता है। प्रत्येक बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ परिसंपत्ति रखनी होती है जिसे कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मेंटेन को करना पड़ता है प्रत्येक बैंक को स्वयं के पास। तो इस प्रकार की कोई भी बाध्यता इसमें प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर के लिए नहीं होती। प्राथमिकता क्षेत्र रियायती ब्याज दर पर देते हैं, बिल्कुल बहुत इसमें हाई इंटरेस्ट पर आप लोन नहीं देते, बहुत रियायती रेट पर इस पर लोन देते। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न देखिए, केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया? अप्रैल 1987, अप्रैल 1988, अप्रैल 1989 और अप्रैल 1990। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है, तो इसका सही आंसर है अप्रैल 1987। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में।